नमस्कार। सोचिए जरा, आप छुट्टियों में घर जा रहे हैं और अचानक आपकी फ्लाइट एक इंटरनेशनल क्राइसिस का सेंटर बन जाती है। आज हम बात करेंगे IC-814 हाईजैकिंग की, उन 7 दिनों की कहानी की जिसने इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इस कहानी की शुरुआत होती है कॉकपिट से आए एक बेहद ही डरावने मैसेज से। हम सब मर रहे हैं। बस ये एक लाइन ही काफी थी ये बताने के लिए कि हालात कितने गंभीर थे, एकदम शुरू से ही। ये जो मैप देख रहे हैं ना, ये कोई आम फ्लाइट का रूट नहीं है। ये है IC-814 की उस दर्दनाक यात्रा का रास्ता। सोचिए, जो फ्लाइट सिर्फ 2 घंटे में दिल्ली पहुंचने वाली थी, वो काठमांडू से निकली, फिर अमृतसर, लाहौर, दुबई और आखिर में जाके रुकी कंधार में। और ये सब हुआ पूरे 7 दिनों में। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। तारीख थी 24 दिसंबर 1999। क्रिसमस से ठीक एक शाम पहले, जब बिल्कुल सब कुछ बदल गया। काठमांडू से दिल्ली की एक बिल्कुल रूटीन फ्लाइट। पैसेंजर्स को खाना दिया जा चुका था और तभी 4 नकाब पहने हुए लोग अपनी सीटों से उठते हैं। देखते ये प्लेन एक बंधक संकट का सेंटर बन चुका था। उनकी मांगें हैरान करने वाली थीं। $200 मिलियन की फिरौती और 36 खूंखार आतंकवादियों की रिहाई। ये साफ तौर पर भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का संकट था। इस पूरे संकट को खत्म करने का जो पहला और सबसे अच्छा मौका आया, वो तब था जब प्लेन का फ्यूल लगभग खत्म हो गया और वो भारत की जमीन पर उतरा। यहाँ पर कैप्टन की सूझबूझ ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बना दी थी। उन्होंने किसी तरह हाईजैकर्स को अमृतसर में लैंड करने के लिए राजी कर लिया और इससे इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मौका मिल गया। दिल्ली में जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप था, उसने फटाफट एक 4 स्टेप वाला प्लान बनाया। पहला, फ्यूल टैंकर भेजकर टाइम खरीदना। दूसरा, उसी टैंकर से प्लेन का रास्ता ब्लॉक करना। तीसरा, टायर पंचर करके प्लेन को वहीं रोक देना। और आखिर में NSG कमांडो को हमला करने का ऑर्डर देना। सब कुछ इस बात पर निर्भर था कि ये प्लान कितनी सफाई से एग्जीक्यूट होता है। लेकिन प्लान तो बस प्लान ही रह गया। एक छोटा सा कम्युनिकेशन गैप और सब कुछ बिगड़ गया। फ्यूल टैंकर अचानक रुक गया, जिसे देखकर हाईजैकर्स को शक हो गया कि ये कोई जाल है। और बस जो एक स्ट्रेटेजिक फायदा था, वो दहशत में बदल गया। और नतीजा, सिर्फ 48 मिनट के अंदर प्लेन ने अंधेरे में ही टेक ऑफ कर लिया और भारत ने इस हाईजैकिंग को अपनी शर्तों पर खत्म करने का वो सुनहरा मौका गंवा दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं इस सफर के अगले हिस्से की तरफ, जो भारत से निकलने के बाद और भी ज्यादा डरावना और मुश्किल होने वाला था। लाहौर में हाईजैकर्स ने अपनी क्रूरता की हद पार कर दी। उन्होंने 25 साल के रुपिन कात्याल की बेरहमी से हत्या कर दी। वो अपने हनीमून से वापस लौट रहे थे। इस एक हरकत ने बचे हुए 178 लोगों के लिए डर को और भी कई गुना बढ़ा दिया। प्लेन एक अंधेरे, सुनसान एयरफील्ड से उड़ गया, जिससे मिलीभगत होने पर कई गंभीर सवाल खड़े हुए। ओमान ने जब एंट्री देने से मना कर दिया, तो ये प्लेन आखिर में अफगानिस्तान के कंधार में जाकर उतरा। अब प्लेन कंधार में था, तालिबान के कंट्रोल में, और यहीं से शुरू हुई एक लंबी और दर्दनाक बातचीत की प्रक्रिया। हाईजैकर्स अपनी पहली और सबसे बड़ी मांग पर अड़े हुए थे, 36 आतंकवादियों की रिहाई। और इधर भारत में पब्लिक का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। घबराए हुए परिवार वाले सरकारी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, किसी भी कीमत पर अपने लोगों की सुरक्षित वापसी की मांग कर रहे थे। अजीत डोभाल जैसे लोगों की अगुवाई में कई दिनों तक तनाव भरी बातचीत चली। इंडियन टीम ने तालिबान को बीच में रखकर और साइकोलॉजिकल दबाव बनाकर 36 आतंकवादियों की मांग को घटाकर सिर्फ 3 पर लाने में कामयाबी हासिल की। और फिर न्यू ईयर की शाम को 7 दिन का ये संकट एक दर्दनाक समझौते के साथ खत्म हुआ। कंधार की उसी हवाई पट्टी पर बंधकों के बदले आतंकवादियों की अदला बदली हुई। यात्री तो सुरक्षित लौट आए, लेकिन इस संकट ने एक ऐसा घाव छोड़ा जिसने भारत को अपनी सिक्योरिटी के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। और इसका सीधा असर भारत की एविएशन सिक्योरिटी पर पड़ा। कॉकपिट के दरवाजे मजबूत बना दिए गए, फ्लाइट्स में एयर मार्शल तैनात होने लगे और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी CISF को सौंप दी गई। आज जो हम एयरपोर्ट पर इतनी सख्त चेकिंग देखते हैं, उसकी एक बड़ी वजह यही घटना है।
तो यहाँ से जो सबसे बड़े सबक मिले वो थे एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल, जनता के दबाव को मैनेज करना और ये समझना कि इस तरह की बातचीत के कितने दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। और आखिर में IC-814 की ये घटना एक बहुत ही मुश्किल सवाल छोड़ जाती है, जिससे दुनिया के देश आज भी जूझते हैं कि जब ऐसा कोई नामुमकिन चुनाव सामने आए तो किस चीज़ को दांव पर लगाया जाए, देश की सुरक्षा या एक नागरिक की जान।